और दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी कहानी पर चर्चा करने वाले हैं जिसने 90 के दशक में पूरे देश की नींद उड़ा दी थी। हम गहराई से जानेंगे भारत के सबसे कुख्यात वित्तीय घोटाले के पीछे के उस इंसान के बारे में जिसका उत्थान और पतन दोनों ही किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। ठीक है, तो आइए सीधे इस बहुत बड़े आंकड़े पर गौर करते हैं। 4,000 करोड़ रुपए सुनने में ही कितना बड़ा लगता है ना? अब जरा सोचिए 1992 के भारत में ये रकम कितनी विशाल रही होगी। ये कोई आम नंबर नहीं है, ये उस घोटाले का अचंभित कर देने वाला आकार है जिसने लिटरली पूरे इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की चूल्हे हिलाकर रख दी थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जिस पर आज हम बात करने वाले हैं वो ये है कि रायपुर का एक 18 साल का लड़का जो अपनी लाइफ से काफी फ्रस्ट्रेटेड था, आखिर इतने बड़े और कोलोसल ऑपरेशन का मास्टरमाइंड कैसे बन गया। तो चलिए पहले भाग की तरफ बढ़ते हैं, द मेकिंग ऑफ अ बुल। बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं और देखते हैं 1970 के दशक की उस मुंबई को जहां से यह सफर शुरू हुआ। जमीन से आसमान तक इस छलांग को देखिए। 1977 में वो महज 600 रुपये महीने कमाने वाले क्लर्क थे और फिर 1980 आते आते उन्होंने सीधा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के उस बेहद अराजक ट्रेडिंग रिंग में एंट्री मार ली, एक जॉबर के रूप में। पर इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? एक जॉबर के रूप में अपने पहले ही दिन उन्हें पूरे 2,000 रुपये का भारी नुकसान झेलना पड़ा था, शुरुआत ही झटके के साथ। भाग 2, टैक्टिक्स ऑफ द ट्रेड। अब इतना बड़ा नुकसान होने के बाद कोई भी पीछे हट जाता, पर उन्होंने हार नहीं मानी। अपने स्किल्स को निखारते हुए उन्होंने जो सबसे पहली और असरदार रणनीति अपनाई वो थी इनसाइडर ट्रेडिंग। उन्होंने बड़ी ही चतुराई से लेबर यूनियंस के साथ मजबूत कनेक्शंस बना लिए ताकि उन्हें कंपनी का डेली प्रोडक्शन डेटा मिल सके। इसका फायदा किसी और को भनक लगने से पहले ही वो शेयर्स खरीद या बेच लेते थे। और सबसे हैरानी की बात बताऊं, आज भले ही ये इल्लीगल हो, लेकिन उस समय ये पूरी तरह से लीगल था, कोई रोक टोक नहीं थी। फिर बारी आती है उनके पंप एंड डंप मास्टर स्ट्रोक की। तरीका बड़ा सिंपल था। पहले उन शेयर्स को टारगेट करो जिनमें ट्रेडिंग कम होती है, उन्हें भारी मात्रा में खरीदकर सप्लाई को पूरी तरह रोक दो। फिर क्या, जैसे ही कीमतें रॉकेट की तरह ऊपर जाएं, उन्हें भारी मुनाफे पर बेच डालो। खेल खत्म और पैसा हजम। लेकिन देखिए, जब आप इतने बड़े रिस्क लेते हैं तो कीमत तो चुकानी ही पड़ती है। 18 मार्च 1982, इस दिन को ब्लैक थर्सडे कहा जाता है। मार्केट अचानक से क्रैश हो गया। सिर्फ 15 मिनट के अंदर उन्हें 10 लाख रुपए का फटका लगा। हालत ये हो गई कि ब्रोकर्स को उसको पैसे चुकाने के लिए अपनी पत्नी के गहने तक गिरवी रखने पड़े। पर क्या उन्होंने हार मानी? बिल्कुल नहीं। उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर ग्रोमोर कंसल्टेंट्स की शुरुआत की और चाय कंपनियों के अंडर वैल्यूड शेयरों का इस्तेमाल करके महज 5 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट को देखते ही देखते एक विशाल दौलत में बदल दिया। व्हाट अ कमबैक है ना? भाग 3, बैटलिंग द बेयर कार्टेल। अब कहानी का अगला पड़ाव और भी रोमांचक है, क्योंकि अब एंट्री होती है एक बहुत ही ताकतवर दुश्मन की। उस वक्त शेयर बाजार इन दो बिल्कुल अलग विचारधाराओं वाले दिग्गजों के बीच जंग का मैदान बन चुका था। एक तरफ थे द बुल यानी हर्षद मेहता, जिन्हें बाजार के ऊपर जाने पर मुनाफा होता था, और दूसरी तरफ थे द बियर यानी मनु मानेक, जिन्हें बाजार के गिरने पर फायदा होता था। ये सीधा टकराव 1986 में अपने चरम पर पहुंच गया था। हुआ ये कि 1986 के बजट के कारण बाजार में थोड़ी गिरावट आई। तब मानिक ने शॉर्ट सेलिंग की रणनीति का इस्तेमाल किया। उन्होंने आक्रामक रूप से स्पिक SPIC नाम की कंपनी के शेयर्स को शॉर्ट करना शुरू कर दिया। और मजे की बात यह थी कि इसी कंपनी में हर्षद ने अपना बहुत सारा पैसा लगाया हुआ था। बेयर कार्टेल ने बाजार में अफवाह फैला दी कि हर्षद तो अब दिवालिया होने वाले हैं। अपनी साख बचाने के लिए उन्होंने एक ऐसा जबरदस्त पलटवार किया जिसने सबको हिला दिया। 10.5 करोड़ रुपए का भारी नुकसान उठाया, लेकिन अपने बकाया पैसे चुकाने के लिए 14 दिन पहले ही सारा भुगतान कर दिया, एकदम एडवांस में। इस कदम ने उनके दुश्मनों को पूरी तरह चौंका दिया और बाजार में उनकी एलीट हैसियत एकदम पक्की हो गई। आगे बढ़ते हैं भाग 4 पर, द मनी मार्केट लूप होल। दूसरों का पैसा निवेश करते करते वो अब थक चुके थे। अब उन्हें अपनी खुद की सैकड़ों करोड़ की पूंजी चाहिए थी। तो उन्होंने 15 दिन के बैंक लोन की सुविधा देकर एक बेहद एक्सक्लूसिव मनी मार्केट में एंट्री मारी। यहां बैंक एक दूसरे को बैंक रसीद या BR का इस्तेमाल करके लोन देते थे। यह रसीद एक वादा होती थी कि अगर ऋण नहीं चुकाया गया तो लोन देने वाले बैंक को कर्जदार की सरकारी संपत्तियां मिल जाएंगी।
सुनने में सेफ लगता है, लेकिन यहीं पर उन्हें एक बहुत बड़ी और खतरनाक खामी, एक लूप होल मिल गया। तो असल में गेम चला कैसे? इस 4 स्टेप वाले फॉर्मूले को ध्यान से समझिए। पहला, बैंक डील पूरी होने से पहले ही ब्रोकर को एडवांस में पैसा भेज देते थे। दूसरा, ब्रोकर उस कैश को सीधा स्टॉक मार्केट में डालकर शेयर्स के दाम बढ़ाता था। तीसरा, असली रसीद की जगह बैंक ऑफ कराड़ जैसे छोटे बैंकों से जाली बीआर यानी फेक बैंक रिसीट्स लेंडिंग बैंक की थमा दी जाती थीं। और आखिरी स्टेप, शेयर बेचकर सारा मुनाफा अपनी जेब में रखकर बैंक की ओरिजिनल डील पूरी कर दी जाती थी। लिटरली उन्होंने जाली रसीदों का उपयोग करके शेयर बाजार के लिए अपना खुद का एक अनलिमिटेड पैसा छापने का लाइसेंस बना लिया था। भाग 5, द बिग बुल का पीक। इस इलीगल बैंक फंडिंग की अनलिमिटेड सप्लाई के आते ही 1990 से 1992 का वो दौर शुरू हुआ, जब उन्होंने पूरे मार्केट को आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। इस चार्ट को देखिए, ये उस बूम को बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है। मई 1990 में जो सेंसेक्स सिर्फ 800 पॉइंट्स पर था, वो अप्रैल 1992 तक 4500 पॉइंट्स पर पहुंच गया। 4600% का भयानक उछाल। लोग कहते थे कि उनमें मिडास टच आ गया है। एसीसी और अपोलो टायर्स जैसी कंपनियों के शेयर्स को वो बस छू भर लेते तो उनकी कीमतें 10 गुना तक बढ़ जाती थीं। इस दौरान उनकी लाइफस्टाइल किसी किंवदंती जैसी बन गई थी। 15,000 स्क्वायर फुट का शानदार पेंटहाउस, 29 लग्जरी कारें जिसमें भारत की पहली इंपोर्टेड लेक्सस शामिल थी, और देश के सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले इंसान का रुतबा। उनका इन्फ्लुएंस इतना पागलपन भरा था कि स्वराज माजदा नाम की कंपनी का शेयर सिर्फ इसलिए रॉकेट बन गया क्योंकि इसके नाम में माजदा था और उन्होंने असल में किसी और माजदा कंपनी का स्टॉक खरीदा था। कोई लॉजिक ही नहीं। लेकिन ये शोहरत इतनी हावी हो गई कि उन्होंने ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंकों से भी ज्यादा कमाई करने का टारगेट सेट कर लिया था। भाग 6, द इनएविटेबल क्रैश। कहते हैं ना, जब आप सूरज के बहुत ज्यादा करीब उड़ते हैं तो पंख जलना तय होता है। 1991 आते आते सिस्टम आखिरकार जागना शुरू हुआ ये कि आरबीआई ने बीआर के दुरुपयोग के खिलाफ सख्त दिशा निर्देश जारी कर दिए। अब उनके लिए एक बड़े लोन के बदले फेक बीआर का जुगाड़ करना नामुमकिन सा हो गया। ऐसे में एसबीआई के एक कर्मचारी को रिश्वत देकर रिकॉर्ड्स मैनिपुलेट करवाए गए। लेकिन दिसंबर 1991 में एसबीआई की बैलेंस शीट में 500 करोड़ रुपए का गैप सामने आ गया। पकड़े गए। और यहां से शुरू हुआ डाउनफॉल। अप्रैल 1992 में एसबीआई ने इस 500 करोड़ के घपले पर उनसे सीधे सवाल किए। फिर 23 अप्रैल को दिलेर पत्रकार सुचेता दलाल ने टाइम्स ऑफ इंडिया में इस पूरे घोटाले का पर्दाफाश कर दिया। चीजें इतनी तेजी से घटी कि 4 जून 1992 को हर्षद और उनके भाई अश्विन मेहता को अरेस्ट कर लिया गया और सारी संपत्तियां जब्त कर ली गईं। ये 4000 करोड़ का ताश का महल भरभरा कर गिर पड़ा, जिसने न सिर्फ मिली भगत वाले बैंकों को डुबोया बल्कि अनगिनत आम इन्वेस्टर्स की जिंदगी भर की गाड़ी कमाई को भी बर्बाद कर दिया। साल 2001 में पुलिस कस्टडी में उनकी मौत हो गई, पर आज दशकों बाद भी लोगों की राय इस मुद्दे पर बिल्कुल बटी हुई है। एक तरफ वो लोग हैं जो उन्हें भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा स्कैमस्टर मानते हैं, और दूसरी तरफ, जैसा कि उनके परिवार का भी दावा है, कुछ लोग उन्हें एक बलि का बकरा कहते हैं। उनका मानना है कि हर्षद को बस उन प्रैक्टिसेस के लिए अनफेयर तरीके से टारगेट किया गया जो उस वक्त मार्केट में हर कोई कर रहा था। तो जाते जाते हमारे सामने एक बहुत ही दिलचस्प और गहरा सवाल रह जाता है, क्या वे सच में इस पूरे फ्रॉड के मास्टरमाइंड थे, या फिर अंदर तक खोखले और खामियों से भरे सिस्टम का महज एक मोहरा भर थे? आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। उम्मीद है इस चर्चा से आपको इस ऐतिहासिक वित्तीय घटना को समझने में मदद मिली होगी। आगे भी ऐसे ही सीखते रहने के लिए जुड़े रहिए।